हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक हमारा एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ, यानी उसके एप्लीकेशन क्या क्या है, गाउस लॉ को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यानी कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कैसे करें। लेकिन इससे पहले गाउस लॉ की जो एप्लीकेशन के कुछ अजम्पशन है, एज्यूम करेंगे। उसकी दो अजम्पशंस होती हैं कि गाउस लॉ क्या होता है। गाउस लॉ में जो फ्लक्स होता है वो ये होता है फॉर वैक्यूम के लिए, और ये होता है ई वेक्टर डॉट फॉर क्लोज सरफेस के लिए होता है। इसके अंदर फर्स्ट अजम्पशन ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ लाइन, यानी कि सभी पॉइंट्स पे जैसे इनफाइनाइट लाइन है तो इसके अलग अलग पॉइंट है, a1 a2 अलग अलग पॉइंट है, और ये सेक्शन बनाया है लेंथ का, a1 a2 सेक्शन है एलिमेंटल लेंथ। इन सब पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है। सेकंड, जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो गाउसियन सरफेस होता है, उसके परपेंडिकुलर हो या फिर पैरेलल हो। ये दो असम्पशन जरूरी है। पहले हमने क्या की कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स एट सरफेस आर सेम, एंड सेकंड है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द गाउसियन सरफेस। ठीक है, तो उसके अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। देखो ये कुछ वायर है, ठीक है, जिसकी लाइन इनफाइनाइट है और इस पर भी इनफाइनाइटली क्या है चार्ज, और यहाँ पे दो हमने एलिमेंट लिया है a1 a2। अब यहाँ से r डिस्टेंस पे, o से लेकर के r डिस्टेंस पे हमने p पॉइंट लिया है। क्या लिया है? p पॉइंट लिया है। तो जिसके अंदर इस p पॉइंट पे a2 की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a2 is dE2 and electric field due to element A1 is dE1। इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स का एनालिसिस हम पहले भी कर चुके हैं, सेम इस तरह हमने उसमें किया था, इक्वेटोरियल बताया था। तो इसके अंदर देखो इसका जो D2 वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट D2 साइड थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा ये वाला। dE1 का वर्टिकल कंपोनेंट dE1 का वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट D1 का ये हो जाएगा। अब देखो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये तो क्या हो जाएंगे एंड, और ये हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड के कारण ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ जो D1 है वो किसके है? मोड ऑफ D2 के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे D2 D1 की कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगी वो इसकी क्या होगी? परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो अब जो वायर है वो सिलेंड्रिकल है, तो हमको जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको 3 टाइम्स में डिवाइड करना होगा। टोटल जो एरिया है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ये अपर सर्कुलर पार्ट S1 अपर सर्कुलर पार्ट, लोअर सर्कुलर पार्ट होगा, और एक होगा थर्ड सर्कुलर सरफेस एरिया पार्ट, यानी कि ये S1 ये S2 ये S3। अब देखिए इसके अंदर डायरेक्शन थी वो हमने बता दिया, इसके अंदर ये है। तो अब इसको अप्लाई करेंगे। गाउसियन सरफेस ये हो गया, गाउसियन सरफेस क्या है? सिलेंड्रिकल। क्या हो गया इसके अंदर? गाउसियन सरफेस सिलेंड्रिकल, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ई वेक्टर इधर ई वेक्टर हो गया, इसकी डायरेक्शन है यहाँ कितना बना है इसमें 90, यानी कि ds2 के साथ में है 90। इधर जैसे ds1 यहाँ पे है तो ds1 एरिया किसके परपेंडिकुलर होगा? ds1 की डायरेक्शन ये होगी, और यहाँ पे ई वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पे कितना होगा 90। यहाँ पे क्या है ds3, ये क्या है ds3, तो ds3 की डायरेक्शन यही है, ds3 की डायरेक्शन यही है।
और DS2 की डायरेक्शन ये होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। DS1 की ये है, DS1 की डायरेक्शन E इधर है, DS2 नीचे की ओर है, E इधर है परपेंडिकुलर, DS3 भी इधर ही है, DS3 भी इधर है, और E वेक्टर भी इधर है, इधर सेम डायरेक्शन है, क्योंकि जो DS1 DS2 DS3 ये सारे हैं वो एरिया सरफेस से परपेंडिकुलर वेक्टर है। जैसे एरिया ये है सरफेस, तो इससे परपेंडिकुलर होगा, कट सरफेस ये इधर है, इसमें परपेंडिकुलर इधर होगा, लोअर सर्कल पार्ट है इसके नीचे की ओर होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, क्योंकि ये इसका बिल्कुल है, ठीक है, तो ये हमें ये जो डायग्राम है इसको समझाने के लिए बताया, ठीक है, तो ये डायरेक्शन आ गई इसमें। अब देखिए, अब एनालिसिस है, तो रिजोल्यूशन करें इसका, तो यहां पे देखिए सिंस डेल्टा Q अपॉन टोटल जो लेंथ लिखते हैं, यहां से आते जो लेंथ है, टोटल जो लेंथ है इसकी L है, कितनी है L, तो डेल्टा Q अपॉन L है वो क्या होता है लैम्डा, क्या होता है ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है। अब देखिए ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहां से क्योंकि वैल्यू निकाली सिग्मा क्यू की वैल्यू, तो ये आ है लैम्डा इनटू एल, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इसके बाद देखिए जो फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स के अंदर पहले बताया था हमने, फ्लक्स जो होता है 5 सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस सरफेस की टोटल यानी E वेक्टर डॉट ds वेक्टर डॉट होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो एरिया है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कितने पार्ट है S1 S2 और S3, तो ये जो होगा यहाँ पे E डॉट ds है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, यानी कि ये होती है तो E वेक्टर है यहाँ पे E वेक्टर डॉट जो ds वेक्टर है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर है वो 3 में होगा कन्वर्ट, किस में होगा यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा E ds1 प्लस E ds2 प्लस E ds3 या S1 S2 S3 तीनों डिवाइड होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे जो सिग्मा क्यू की वैल्यू है वो तो कितना है सिग्मा क्यू लैम्डा है, तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये जो होगा इसकी जो वैल्यू है साइड में लिख दो, ये होगा क्रॉस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है, यहां पे होगा S1 E ds, अब देखो S1 के लिए ds हो जाएगा तो अंडरस्टूड है, या ds1 कर सकते हैं ds1 वेक्टर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे E वेक्टर डॉट ds2 सरफेस S2 के लिए, कौन सरफेस के लिए S1 और S2 क्या है अपर और लोअर सर्कुलर पार्ट है, ये CSA पार्ट है कट सरफेस एरिया, इधर है कि क्लोज सरफेस S3 की E वेक्टर डॉट S3 वेक्टर ये होगा, ठीक है। ये हम से करेंगे सिलेंड्रिकल है, वायर जो है सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है वो यहां पे क्या चार्ज है इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट, ठीक है, इसके ऊपर अपर सर्कुलर पार्ट लोअर सर्कुलर और ये कट सरफेस है। अब देखिए यहां पे क्या है डॉट प्रोडक्ट, ये क्या है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, टॉपिक आपको करेंगे उनकी तरफ है क्या बना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन है, ठीक है। तो अब देखिए इससे आगे क्या है, इससे क्या आगे देखो इससे आगे ये हो जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E डॉट ds, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा E ds cos ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन
ई ds1 cos ऑफ थीटा। अब S1 और E के बीच में एंगल देखिए, इधर देखो S1 और E के बीच में कितना है 90, S2 के साथ में कितना है 90, S3 के साथ में 0, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री प्लस ये होगा S1 के लिए, यहाँ पे होगा S2 के लिए, तो कितना E ds2 वेक्टर यहाँ पे ये भी हो जाएगा cos 90 डिग्री, ठीक है, E ds2 90 डिग्री। और यहाँ पे होगा S3 के लिए कितना होगा, S3 में जो एंगल है, एंगल बिटवीन S3 एंड E वेक्टर, ds3 और E वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन यानी 0 डिग्री, ये हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसके बाद cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0, इसकी 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, बचेगा सिर्फ ये, यानी कि आगे जब सोल्व करते हैं तो क्या बचेगा इसमें, ये बचेगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, दोनों ये तो 0 होंगे, सर्कुलर पार्ट की जो फ्लक्स था वो क्या होगा 0। अब इसमें देखिए क्रॉस सरफेस S3 E ds, ये बच्चा cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos 0 कितना है 1, cos 90 क्या था 0, तो यहाँ पे E ds बच गया। अब E क्या है यहाँ पे, एज ए कांस्टेंट है कि नो चेंज, तो वेरिएबल तो ये है, तो यहाँ लिख सकते हैं E और ये हो जाएगा ds और S3, तो टोटल जो एरिया है S3 का वो कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया, क्या है कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस वो क्या है रेडियस एक्सिस, ये तो है रेडियस और ये क्या है हाइट इसकी l। जैसे CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, क्या होता है 2 पाई RH होता है, r की वैल्यू तो आई है, h की जगह कौन आ गया यहाँ पे l, तो क्या बन जाएगा ये 2 पाई RL, तो ये होगा यहाँ पे लिख देते हैं जो S3 ds जो होगा टोटल एरिया CSA का वो 2 पाई RL, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे तो ये होगा लैम्डा n और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है ये है, तो E into 2 पाई E into 2 पाई RL अपॉन यहाँ पे होगा। अब देखिए वैल्यू E की निकाले तो L से L क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो E की जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो E इक्वल टू ये क्या जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा डिवाइड, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब देखिए x इक्वल टू, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से ही डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये r, तो ये जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा अपॉन r, ये वैल्यू क्या है k की वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू k इनटू 2k लैम्डा अपॉन r, ये आ रहा है इसका। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनफाइनाइटली लाइन चार्ज की वजह से कितना क्रिएट होगा 2k लैम्डा, लैम्डा क्या है इसके अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी, और r क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है, तो ये होगा इसमें। अच्छा इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स इसी बेस पे, न्यूमेरिकल्स है ये वाला पहले कर चुके थे इस तरह से, यानी कि जो E की वैल्यू आई है वो आई है कितनी 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r, ये आई है। तो यहां से क्लियर होगा, क्या क्लियर
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, लैम्डा के। ये हुआ क्लियर। दूसरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल इसके अंदर क्या है, r। तो r के क्या होगा, ये r के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और e प्रोपोर्शनल 1/r। दो रिजल्ट निकले इसमें, ठीक है। अगर हम ग्राफ बनाएं, इधर e कोई पॉइंट और इधर लेते हैं लैम्डा, इधर इसके बीच में ग्राफ बिटवीन e एंड r, ये डिस्टेंस के बीच में लेंगे, तो यहां पे तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये तो होगा प्रोपोर्शनलिटी का, और ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, मतलब ये r की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। लैम्डा की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ये भी वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका एनालिसिस था। अच्छा, अब इसके बेस पे देखिए न्यूमेरिकल करते हैं। क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल से देखिए, न्यूमेरिकल है इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसके अंदर दे रखा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर, और r की वैल्यू है, यानी कि ये दे रखा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सिचुएटेड 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर दूर है। r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक दो ही वैल्यू देखने चाहिए, क्योंकि बाकी तो वैल्यू फिक्स होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसके अंदर लिखा है पहले, तो वो वैल्यू क्या रहेगी, कितनी रहेगी, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। तो ये तो क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो ये वैल्यू थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा था 2 लैम्डा अपॉन, ये तो a की वैल्यू होगी इधर से, और ये 2k लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा r। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे, तो e × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है 9 × 10⁻⁹, और लैम्डा की जो पावर है माइक्रो कूलम्ब, तो माइक्रो यानी 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब पर मीटर। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो ये होगा 2 × 10⁻⁶। नीचे डिवाइड में क्या है, नीचे जो डिवाइड है वो होगी इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁻², मीटर में करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁻² मीटर। अब इसको जो सोल्व करें, ये हो जाएगा k की वैल्यू 2 × अब देखो 2 यहाँ होगा, इसकी वैल्यू लैम्डा है, उससे 4 लगेगा यहाँ पे 2 लैम्डा यानी 2, ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए सोल्व करें, तो यहाँ पे सारा हो जाएगा 2, यहाँ पे कैसे तय हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 9 × में 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा ऊपर 3 आ जाएगा, ये 9/6, नीचे ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 और नीचे 1 दूसरे कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगी इसकी पावर, और ये होगा 1 2 कैंसिल हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 10, इसमें एक कैंसिल हो जाएगी पावर 80 × 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 1.8 × 10⁵ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम्ब, तो इस तरीके से होगा ये न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके बाद अगर न्यूमेरिकल
path of radius 0.1 meter and linear charge density 10⁻⁶ कूलम्ब पर मीटर। तो डिटरमाइन करवाना है, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ, कोई भी सर्कुलर मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होता है, जैसे अभी के बल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे सर्कुलर पाथ है तो इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहा है, तो उसके अंदर से अगर ये रेडियस है ऐसे पाथ में, तो वहां होगा सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों को क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, mv²/r। अब यहाँ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे लिखा है e, v²/r इक्वल टू, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या थी, तो ये हो जाएगा इसमें 2λ/4πε0। ये कितना था, r, ये था। अब देखिए यहाँ r से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गए। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो v² की जो वैल्यू होगी, ve² इक्वल टू 2λ